topic, that is price decision and strategy. Price decision and strategy. Today we are going to complete 2-3 topics of this. कौन कौन से topic complete करेंगे? What is the meaning of price? Pricing क्या होता है? What are the objective of pricing? And what are the various factors which are affecting the pricing decisions? तो इसके बारे में आज हम topic complete करेंगे. Clear है? सबसे पहली बात, जितने भी आपके 4 P's के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब जितना आप जानते हो, जैसे कि फर्स्ट इज प्रोडक्ट, सेकंड इज प्राइस, थर्ड इज प्लेस एंड प्रमोशन. इन सब में से सबसे जो कंसर्न वाला जो टॉपिक होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए, वो होना चाहिए प्राइसिंग का. Why? The reason behind it कि बाकी जो तीनों मिक्स हैं, यानी जो तीनों P's हैं, सॉरी, जो तीनों P's हैं आपके, उसमें आपके प्राइस लगते हैं, इनकर होते हैं, यानी आप प्राइस लगाते हो, पैसा लगाते हो, एक्सपेंस है वो आपका. यानी प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, तो ऑब्वियसली सबसे पहले इनिशियल स्टेज में आप उसमें पैसा इनकर करते हो. प्रमोशन करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, अपने ब्रांड का रिकॉग्निशन करते हो, ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज करते हो, उसके लिए भी पैसा इनकर करते हो, पैसा लगाते हो, यानी एक्सपेंस करते हो. तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका प्लेस हो गया, प्लेस मिक्स. उसमें भी आप प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वेयर हाउसिंग, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, यानी कि आप इसमें भी पैसे को लगाते हो. इन सारे पीस का जो रिटर्न होता है बेसिकली, वो हम प्राइसिंग डिसीजन में पढ़ेंगे. यानी हर जगह तो आपके पैसे लगते हैं, इनकर होते हैं, खर्च होते हैं, बट प्राइसिंग डिसीजन ऐसा डिसीजन है जहां पर आपको कैसे इनकम करना है, रेवेन्यू कैसे लेना है, किस तरीके से प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करनी है. तो ये सारे डिसीजन हम प्राइसिंग डिसीजन में लेते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि यहीं से आपके कंपनी का सर्वाइवल का पता लगता है. यानी कि अगर आपकी कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिलेगा लॉन्ग टाइम तक, तो मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी क्या 100% श्योर है कि आपकी कंपनी लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगी. यानी कुछ सालों के बाद वो आप प्रोडक्ट जो है आप वो बंद कर दोगे या आपकी कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी. क्योंकि जब आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं होगा, आपकी कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती. इसीलिए सबसे रिलेवेंट आपका बेसिकली पी है, प्राइसिंग, स्ट्रैटेजी एंड डिसीजन. यहां पर हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस. प्राइस क्या होता है? क्या होता है प्राइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? Cost of production plus margin. Actually the price is something which we are taking in exchange of some goods. Like if we are selling the product, we are taking the price. हम पैसा ले रहे हैं और प्रोडक्ट दे रहे हैं. ठीक है, वो प्राइस में प्रोडक्शन कॉस्ट और जितने तरीके के कॉस्ट होते हैं प्लस आपका जो बेनिफिट है उसको ऐड करके हम प्राइस लेते हैं. What is the meaning of revenue? जब रेवेन्यू की हम बात करते हैं, that is the meaning of profit. यानी कि अगर आपने 5 लाख का सामान बनाया या 5 लाख का प्रोडक्शन किया और उसके ऊपर से आपने 2 लाख रुपीस का जो बेनिफिट लिया, वो 2 लाख जो होगा बेसिकली वो रेवेन्यू होता है. यानी कि जो अमाउंट आपको पूरे अमाउंट कैप, मतलब पूरा अमाउंट लेने के बाद, यानी प्रोडक्ट बनाने में जितना कॉस्ट को लेने के बाद जो उसके ऊपर से बेनिफिट मिलता है, दैट इज रेवेन्यू. ठीक है, तो बेसिकली प्राइस और रेवेन्यू तो सब लोगों को पता है. इसमें लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस. अकॉर्डिंग टू द फिलिप कोटलर क्या बोलते हैं कि प्राइस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, price is the amount of money charged for a product or service. Price is the amount of money charged for a product or service. यानी कि जो पैसा आप कोई भी प्रोडक्ट बनाया आपने, ठीक है, मान लो कि आप ये स्पेक्स बना रहे हो, तो इस पे अगर मैंने ये 500 रुपए इसका रेट है, तो ये इसका प्राइस हुआ 500. हो सकता है कि इस प्राइस में ऑलरेडी जो है बेनिफिट इंक्लूडेड हो. मान लो मुझे असली में इसका कॉस्ट बनाने में 300 लगा है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस 300 रुपए, लेकिन मैं 200 रुपए जो एक्स्ट्रा इसके साथ मिला के चार्ज कर रही हूँ, इस प्रोडक्ट का टोटल वो प्राइस हो गया. क्लियर हो गई बात? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस समझ आ गया. नाउ जब हम इसमें ING लगा देते हैं, यानी ये प्राइसिंग बन जाता है,
तो प्राइसिंग का मतलब उसी समय एक्टिविटीज या प्रोसेस मान लीजिए, यानी कोई भी कंपनी जो एक्टिविटी या प्रोसेस करती है किस चीज के लिए, प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, प्राइस के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लगभग 11 ऐसे तो 14 टाइप्स का है, लेकिन आपके बुक में ज्यादा गिवन नहीं है, तो जितने टाइप के गिवन है उतने और 2-4 एक्स्ट्रा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यानी हमें प्राइस कैसे लेना है, तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, गारंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। तो ये हमें कैसे सेट करना है किस प्रोडक्ट के लिए, ये हम प्राइसिंग में डिसाइड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे कोप अप करना है, वो भी हम प्राइसिंग में डिसाइड करते हैं। यानी ओवरऑल प्लानिंग जो है रिलेटेड विद द प्राइसिंग, ठीक है, मार्केट में किस तरीके से हमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करनी है, किस तरीके से रेवेन्यू अर्न करना है, इन सब का जो डिसीजन लेने के लिए जो कोई मार्केट कंपनी प्रोसेस करती है उसको हम कहते हैं प्राइसिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग, लिखिए प्राइसिंग। Pricing is the process, pricing is the process, pricing is the process whereby pricing is a process whereby a business sets the price, a business sets the price, a business sets the price at which it will sell its product, it will sell its product, sell its products and services and may be part of business marketing plan, and may be part of business marketing plan, and may be part of business marketing plan. बेसिकली वी कैन से, इसको हम एक और टर्म में लिख सकते हैं कि इट इज द मेथड टू डिटरमाइन, it is the method to determine, it is the method to determine the value of product, the value of product, the value of product we will get in the exchange of goods and services. Value of product which we will get in exchange of goods and services. प्रोडक्ट को काट दो, वैल्यू ऑफ, वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू विच वी गेट इन, कई बार लगता है लैंग्वेज गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन शॉर्ट समझ में आ गया। बेसिकली यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाने में, प्रोडक्ट को कैसे, बेसिकली प्रोडक्ट का पैसा कैसे ले, किस तरीके से प्राइस रखें। जैसे जियो वालों ने क्या रखा था, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था, कॉस्ट लीडिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं इसको, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक आपको सर्विस दिया जियो का, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड चार्जिंग, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी में आता है, इसको एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो प्राइसिंग समझ में आ गया होगा कि प्राइसिंग में क्या करता है बेसिकली कोई भी कंपनी। नाउ व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव, यानी क्या फायदे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग डिसीजंस के। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, क्या वेरियस ऑब्जेक्टिव है प्राइसिंग डिसीजन के, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली बात, फर्स्ट चीज, अचीविंग अ, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें मैं आप लोगों को 5 पॉइंट लिखवाऊंगी ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, और 2-4 पॉइंट्स मतलब एड ऑन आप कर सकते हो बुक से, क्योंकि बुक में भी दिए हुए हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, तो आप बुक से भी एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अचीविंग अ टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा अचीविंग अ टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, achieving a target return on investment, achieving a target return on investment। यानी कि अगर मान लो कि मैंने पहले ही बताया, मान लो मेरी कंपनी स्पेक्स की है, तो मैंने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया होगा, अमाउंट एक अच्छा खासा मैंने लगाया होगा किस चीज में, कंपनी को स्टार्ट करने में। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट मान लो 1 साल में 1 करोड़ रुपया है, तो मेरे पास एक टारगेट अमाउंट होना चाहिए कि मुझे कितना रुपया एज अ रेवेन्यू लेना है। यानी ये पहले तो मैं चाहूंगी कि मेरा इनिशियल स्टेज में मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ जाए, यानी मैंने जितना इन्वेस्ट किया आई गेट दैट अमाउंट।
आफ्टर दैट मे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के फेजेस में मुझे ऐसा ज्यादा बेनिफिट ना हो, लेकिन जब एक बार आपका इन्वेस्टमेंट यानी जितना कॉस्ट आपने वन टाइम इनकर किया है प्रोडक्शन में, अगर वो आपका रिटर्न आ जाता है तो मे भी हो सकता है आगे चल के सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कंसर्न होगा आपका, यानी आप जो प्रोडक्शन में डेली बेसिस पे जो आप प्रोडक्शन में पैसे लगा रहे हो उसके ऊपर रिटर्न के बारे में आप सोचिएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको प्राइसिंग जो पॉलिसीज डिसीजंस हैं ये किस चीज को समझने में हेल्प करती है, क्या चीज कि आप किस तरीके से अचीव कीजिए कि आपको टारगेट अमाउंट या टारगेट रिटर्न आपका कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। पहला आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया, अचीविंग अ टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अचीविंग अ टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, to understand the price flexibility, to understand the price flexibility, to understand the price flexibility. See sometime what happened कि आप अपने कॉस्ट कुछ भी प्रोडक्ट का रखते हो, जैसे मैंने इसका रेट रख लिया था 500 रुपए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कई बार की कॉम्पिटिटर जो है वो मुझसे बेटर क्वालिटी का सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, जो हमने पीएलसी में भी पढ़ा था। ऐसे केस में क्या होगा कि मुझे अपने प्राइस को फ्लेक्सिबल करने की जरूरत होगी, फ्लेक्सिबिलिटी करने, फ्लेक्सिबल यानी चेंज करने की जरूरत होगी अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से। कई बार इन्फ्लेशन आ जाता है, जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे प्राइसिंग, प्राइस डिसीजन कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। कई बार होता है कि हमें प्राइस को फ्लेक्सिबल करने की जरूरत होती है, चेंज करने की जरूरत होती है, बिकॉज ऑफ द डिमांड, बिकॉज ऑफ द सप्लाई, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, अदर रेगुलेशंस। तो ये सारी चीजों में जो प्राइस को आपको चेंज करने की जरूरत पड़े तो आप आराम से उसको चेंज कर सको, यानी प्राइस को फ्लेक्सिबल रख सको, ठीक है, यानी प्राइस को फ्लेक्सिबल कर पाओ इन द अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। अगर आपके प्रोडक्ट का रेट 500 है लेकिन उसकी सेलिंग नहीं है, जितना क्यों नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटर इससे सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप प्राइस को स्टेबल रखोगे तो मे बी लॉन्ग टर्म में आपके सारे कंज्यूमर दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो ऐसे केस में आपको प्राइस को फ्लेक्सिबल रखना है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपका प्राइसिंग डिसीजन समझना। थर्ड पॉइंट, अचीव द मार्केट शेयर, अचीव द मार्केट शेयर, अचीव द मार्केट शेयर, यानी मार्केट में जो आप मार्केट को आप जितना ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर पाओ। देखो मैं पहले बता दूं, इंडिया में पीपल आर प्राइस सेंसिटिव, लाइक पीपल आर थिंकिंग अबाउट प्राइस। If they will get something better in the low cost, definitely every consumer will move toward that product only, ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है। तब इसीलिए जब भी आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट करो, प्रोडक्ट या सर्विस का, कोशिश करो कि उस प्राइस के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर ले सको, यानी ज्यादा से ज्यादा जगह पे आप मार्केट कैप्चर कर सको, अपने ब्रांड को बेसिकली रिकॉग्नाइज करवा पाओ, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदे, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज हो। तो प्राइस इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट कि आप मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा कंक्वायर करो, कैप्चर करो, ग्रैब करो। क्लियर हो गई बात? वेद? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू इंक्रीज द प्रॉफिट। एंड एक और जो पॉइंट है जो मैंने प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी में बताया था, उसमें इसमें भी सेम वही वाला चीज होगा, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स या प्रिवेंशन ऑफ कॉम्पिटिशन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्पिटिशन। जितना आपने सेल कर रहे हो प्रोडक्ट उसमें रिटर्न आए, लीडरशिप मेंटेन करने के लिए, मार्केट में एक लीडरशिप मेंटेन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं मोनोपोली को बेसिकली मोनोपोली कर सकते हो आप। कैसे? जैसे कुछ कंपनीज जो होती हैं, कुछ प्रोडक्ट में उनकी मोनोपोली होती है, यानी उनके जितना अच्छा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकता, या फिर वो बोल सकते हैं ऑलरेडी उन्होंने प्रोडक्ट मार्केट को कैप्चर कर रखा होता है। तो प्राइस लीडरशिप के लिए, यानी कि आपके प्राइस के हिसाब से पूरा मार्केट जो है वो चेंज हो, तो इसको कहते हैं प्राइस लीडरशिप। तो प्राइस लीडरशिप के लिए जरूरी है। फिर इंप्रूव करने के लिए अपने कैश फ्लो सिस्टम को, ठीक है, लिक्विडेशन रखने के लिए, यानी कि आप कितना कैश रखते हो, कितना आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हो, मतलब ऑल द थिंग्स व्हिच इज रिलेटेड विद द कॉस्ट एंड प्राइस।
तो ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव हो गई प्राइसिंग डिसीजन में। किसी को कोई डाउट है कि अगर कभी भी प्राइसिंग डिसीजन आता है और इंटरनल और एक्सटर्नल लिख के नहीं आता है तो आप कम से कम 5-7 पॉइंट खुद से भी लिख सकते हो। मैं बताती हूँ क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करता है ये इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर के अलावा, मतलब समझ लो। डिमांड, मार्केट में जिस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड होगा वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके प्राइसिंग डिसीजन को। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे मैंने बताया था कि सैनिटाइजर की जो कंपनी थी उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, रेगुलेट नहीं कर रहे थे वो प्राइस को। कब? लास्ट ईयर कोरोना में 78-80 रुपीज उन्होंने उसका रेट 100, 120, 150 कर दिया। व्हाई? द रीजन बिहाइंड इट इज द डिमांड। अब ऐसे डिमांड में जब ऐसे सिचुएशन में जब प्रोडक्ट की नेसेसिटी है यानी बहुत जरूरी है, तो गवर्नमेंट इसके बीच में इंटरवेंशन, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का हुआ, गवर्नमेंट ने बीच में इंटरवेन किया और उन्होंने प्राइस को रेगुलेट कर दिया अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। तो कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है वो भी प्राइस को इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट हुआ गवर्नमेंट, फर्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, सेकंड इज डिमांड। महंगाई बढ़ गई, महंगाई यानी इन्फ्लेशन, ये भी एक रीजन है। इकोनॉमिक कंडीशन, यानी इकोनॉमिक कंडीशन में आपका जीडीपी का रेशियो क्या है, क्या सिचुएशन है, वो भी आपके प्राइस को इफेक्ट करेगा। ठीक है। कंपटीशन, मार्केट में जो कंपटीशन है वो भी इफेक्ट करेगा। ग्लोबल इकोनॉमी या फिर किसी और दूसरे सेक्टर है जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है, इंटरनेशनल जो आपके इंस्टीट्यूशन है, कई बार उनकी वजह से भी प्राइस में इफेक्ट आता है। तो ये सारे तो नॉर्मल फैक्टर्स हो गए। अब हम बुक वाले या फिर नॉर्मल लिखने वाले फैक्टर्स पे आते हैं। तो देयर आर इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले आएगा आपको ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, राइट? ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर का पहला पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है। सेकंड इज मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स कैसे इफेक्ट कर सकता है, सोचो। जैसे प्रमोशन में रेट बढ़ा दिया, एडवर्टीजमेंट का रेट बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चेंज आ गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया। तो दीज ऑल थिंग्स आल्सो लीड्स टू चेंज इन द प्राइस। लेकिन मैं इसको डिटेल में आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करूंगे, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेकंड इज मार्केटिंग मिक्स। थर्ड वन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये सारे इंटरनल फैक्टर है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Fourth one is cost of the product, cost of the product. Product differentiation is the third one. Fourth one is cost of the product, cost of the product. Fifth one is objectives of the firm. Fifth one is objectives of the firm, objective of the firm. ये सारे इंटरनल फैक्टर थे। अब एक्सटर्नल फैक्टर में देखिए, यानी कि जो बाहर से प्रोडक्ट प्राइस को इफेक्ट करता है। जैसे आपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट में पढ़ा था ना, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर, वैसे ही प्राइस के लिए एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर में फर्स्ट लिखिए डिमांड, डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए कंपटीशन, नेक्स्ट इज कंपटीशन, नेक्स्ट इज कंपटीशन। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। थर्ड में लिखिए सप्लायर्स, सप्लायर्स, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर्स। फोर्थ इज इकोनॉमिक कंडीशन, फोर्थ इज इकोनॉमिक कंडीशन। फिफ्थ इज बायर्स, बायर्स, बायर्स। सिक्स्थ इज गवर्नमेंट, सिक्स्थ इज गवर्नमेंट। तो ये दोनों जो है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, याद हो गया सबको एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर? आकांक्षा, आकांक्षा? यस मैम। इंटरनल फैक्टर बताओ मुझे। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। बस 4 ही तो नहीं था, एक और था ना? ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। नेक्स्ट मुस्कान, मुस्कान एक्सटर्नल फैक्टर बताओ। Yes, ma'am. Demand, competition, suppliers of raw material, economic condition, buyer, government's decision. ठीक है।
Okay, money. Yes, ma'am. What are the objectives of pricing decision? Competition और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट कैप्चर करना, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी और टारगेट को अचीव करना. Okay, good. Now Ashish. Yes, ma'am. हाँ, चलिए बताइए, what is the meaning of pricing? Ma'am, pricing, it is a process whereby a business sets the price at which it will sell its product and services, and may be part of business marketing plan. या फिर it is a method of determining the value which we will get in exchange of goods and services. Okay, next, Ved. Tell me about the external Yes, ma'am. factor of pricing decision. External factor which affect the pricing. Yes, ma'am. Demand, competition, supplier of raw material, economic decision, government decision, buyer. Okay, good. Next, Priyanshu. Yes, ma'am. Internal factors. Marketing mix, product differentiation, cost of product, objective of firm, organization factors. ओके, किसी को कोई डाउट है इन तीनों टॉपिक में? ऑब्जेक्टिव्स अभी तो फिलहाल मैंने आप लोग को एक्सप्लेन नहीं किया, फैक्टर्स किस तरीके से इफेक्ट करता है प्राइसिंग को, इसके अंदर में भी पॉइंट्स लिखने हैं, बट किसी को कोई डाउट नहीं है ना जितना करवाया है आज उसमें? एनीवन हैव डाउट? No, ma'am. हाँ, ठीक है. आशीष, टेल मी अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. It is basically came for protection of protect the consumer rights and interest of the consumer, and it was came in 1986 in section 6. So tell me about what kind of rights are given in this Consumer Protection Act 1986. How many rights are there? 8 rights. Right to safety, right to seek redressal. 8 rights are there or 9. हाँ, okay. ठीक है. Tell me about every और हर एक rights के बारे में you just need to tell me, and after that उसके बाद elaborate भी कीजिए हर एक right के बारे में with example. Okay, ma'am. Right to safety, right to seek redressal, right to choose, right to consumer education, right to be informed, right to be heard, right to healthy environment, right to basic needs. Okay, so elaborate it one by one. Describe कीजिए. Right to. Okay, ma'am. Right to safety means कि buyer को safety के लिए means product के point of view से उसे safety कैसे ये करें. हम जैसे yes ma'am. जैसे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ राइट टू बी सेफ, इसका मतलब क्या होता है? राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि वॉट एवर प्रोडक्ट यू आर मेकिंग वो इतना सेफ होना चाहिए कंज्यूमर के नीड के लिए कि कंज्यूमर को कोई वो हार्म ना कर सके, कोई हार्म ना पहुंचे. हाँ, हार्म ना पहुंचा सके, कोई एक्सीडेंट ना हो, कुछ मिसहैपनिंग ना हो. दैट इज रिलेटेड विद ईच एंड एवरीथिंग. चाहे आप एक फूड मटेरियल बना रहे हो, फूड मटेरियल भी सेफ होना चाहिए, वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए ताकि वो कंज्यूमर के हेल्थ को हार्म करे. ठीक है, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हैं तो इतना अनसेफ नहीं होना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता हो. तो लाइक राइट टू बी सेफ मतलब या फिर राइट टू सेफ्टी का मतलब यही है कि कंज्यूमर को आपको सेफ रखना है.
अच्छा एक चीज बताओ मुझे, पहले टर्मिनोलॉजी चलता था, उसके बाद वो टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया कंज्यूमरिज्म के आने के बाद, वो कौन सी एक टर्म था? सी से स्टार्ट होता है वो, मैंने हिंट दे दिया। caveat emptor. वेरी गुड, बोलो। अर्लियर Ma'am, कंज्यूमरिज्म let आने the से buyer. पहले क्या था? मैम उससे पहले caveat emptor बोलो। means let the buyer be aware. हाँ, बायर बी अवेयर, यस। एंड उसके बाद कंज्यूमरिज्म आने के बाद वो टर्मिनोलॉजी चेंज होकर क्या हुआ? Let the seller be aware. हाँ, Vendor. कैवेट वेंडर, पहले था कैवेट एम्पेटर, राइट? ठीक है, चलिए Yes, अब sir. और एक्सप्लेन कीजिए राइट टू बी सेफ्टी के बाद आगे। Right to be heard. That मैम it means that कि कंज्यूमर का अगर कुछ प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट दिखता है तो उसका उसकी बातों को मीन्स सुन लिया जाए। अगर वो मीन्स कोई कंप्लेन करते हैं तो उसे उसका वो बात रख लिया जाए, सुन लिया जाए। ओके और ओके, और नेक्स्ट। राइट टू इन्फॉर्म मीन्स राइट टू बी इन्फॉर्म मीन्स कि प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन उसके पीछे या फिर उसके बारे में अच्छे से उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि कंज्यूमर को मीन्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में मिल सके। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मैम उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को अच्छे से एजुकेट किया जाए ताकि उसे आगे मीन्स वो प्रोडक्ट यूज करके उसे ऐसा ना हो कि मतलब कि न्यू प्रोडक्ट हो या फिर उसको कोई हार्म पहुंचा मीन्स उस प्रोडक्ट से हार्म उसे पहुंचे, तो उसे एक प्रॉपर एजुकेट किया जाए। ओके, और ठीक है। ओके आशीष, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। इन शॉर्टकट मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएलसी? पीएलसी पीएलसी फर्स्ट प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी और डिक्लाइन। Okay, so these are the stages. But why PLCs are needed in the organization? क्यों जरूरी पड़ता है PLC का? Why PLC is required in the organization? Company required product life cycle. Definitely to they want कि उनका प्रोडक्ट कितने लॉन्ग टाइम तक चलेगा, सेल्स फोरकास्ट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी कंपनी की प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम के बाद आपसे बेटर अगर कोई बना रहा है प्रोडक्ट, अपने आप को डिस्टिंक्ट रखने के लिए जस्ट नीड टू इम्प्रूव इट, राइट? तो प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्स फोरकास्ट करने के लिए, कंपनी को सस्टेन कराने के लिए कहाँ पर, इन्वायरमेंट में या फिर बोल सकते हैं मार्केट में, तो इसके लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एजुकेशन और उसकी स्टडी बहुत जरूरी है, इसीलिए पीएलसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है? यस मैम। इंट्रोडक्शन में क्या सिचुएशन होता है? इंट्रोडक्शन केस में प्रोडक्ट का सिचुएशन क्या होता है? मैम इंट्रोडक्शन है प्रोडक्ट के बारे में मीन्स हम उसके बारे में मीन्स हम भूल गए मैम। प्रोडक्ट का क्या सिचुएशन होता है, ठीक है, ओके। रोल नंबर 7, चलो ठीक है, अब मुझे आकांक्षा बताएगी। आकांक्षा, टेल मी अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020। मैम कवर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। पहले मुझे बताओ कि पहले लाया क्यों गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2020, बल्कि 1986 तो था बट स्टिल। मैम ये ऑनलाइन प्रोडक्ट के लिए लाया गया और यहाँ पे जो कंप्लेन था वो ऑनलाइन भी कर सकते थे। पहले था कि जिसको कंप्लेन करना उसको खुद जाकर कंप्लेन करना होता था, यहाँ पे कहीं से भी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो टेल मी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर मेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020। कवर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन,
e-filing of complaints, product liability or penal consequences, और मैम misleading of penalty for misleading advertisement, establishment of CCPA. ओके, बताओ सारा चीज क्या क्या होता है एक एक करके। मैम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन मतलब ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए ये है, और जो कंप्लेन वो ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपी में होता है कि इसके पास राइट होता है कि अच्छा, वो लाइसेंस। एक मिनट, एक बात मुझे इसमें बताओ तुम